नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक दल अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। कभी कांग्रेस प्रियंका गांधी को महासचिव बना करके उत्तर प्रदेश के एक पार्ट का प्रभारी बनाती है, तो कभी राहुल गांधी न्यूनतम किसी गरीब के पास में पैसा हो, उसको आमदनी हो, उस कार्ड को खेल रही है। बीजेपी डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कैसे हो सकता है, किसान को लोन कैसे दिया जा सकता है, उसका बेनिफिट कैसे हो सकता है। आनंद फानंद में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे वैसे से कई अनाउंसमेंट्स होंगे। अब ना बजट का इंतजार रहता है और ना ही आपके मैनिफेस्टो का। अब तो यह है कि आप नहले पे दहला कैसे मार सकते हैं, ऐसा ही कुछ सियासी गलियारों में फिलहाल दिखाई देता है। तो चलिए आज हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि किसके मास्टर स्ट्रोक किस पर क्या भारी पड़ेंगे, इनके क्या मायने हो सकते हैं, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। आपको मजमून दिखाते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवचंद जी साहू साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, अरुण शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, पूनम चंद जी भंडारी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मजमून देखिए, फिर लौटते हैं पैनल के पास। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव को देखते हुए ही नेता वादों के तीर तरकश से निकालने लगे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सभी गरीबों के लिए एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी प्रदान करेगी। राहुल के इस वादे को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल के इस वादे का मतलब है कि देश का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा और ना ही भूखा मरेगा। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया। भोजन के अधिकार में भोजन गारंटी करके दिया। सूचना के अधिकार में गारंटी करके ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी प्रदान करने का राहुल गांधी का दावा कांग्रेस की सैकड़ों घोषणाओं की तरह है जिन्हें लागू नहीं किया गया। उनकी पार्टी केंद्र में 58 सालों तक सत्ता में रही और हजारों घोषणाएं की। यदि उन्हें लागू किया गया होता तो गरीबों का और देश का चेहरा अलग होता। राहुल गांधी ने हालांकि इस वादे को करने के बाद ये नहीं बताया कि कांग्रेस इस स्कीम को लागू कैसे करेगी, बल्कि उन्होंने ये दावा भी किया कि दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक इतना बड़ा फैसला नहीं किया है। राहुल गांधी का न्यूनतम गारंटी इनकम का ये नारा उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे की याद दिला रहा है। अब सवाल यह है कि 1971 में इंदिरा गांधी के लिए गरीबी हटाओ का नारा जो जादू कर गया था, क्या वो जादू राहुल का ये दावा दिखा पाएगा या फिर ये भी केवल एक चुनावी शगुफा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, गरीबी हटाने की मुहिम देश में चालू है और ये मुहिम पहली मर्तबा नहीं है। वर्षों से गरीबी हटाने की मुहिम चल रही है, गरीबी हटाई जा रही है, बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन गरीबी हट नहीं रही। कोई तो वजह होगी। जमीन पे गरीबी इस तरह से क्यों पकड़ बनाए हुए है कि गरीबी हटा नहीं पा रहे हैं। अरबों रुपए की योजना है। अगर आप देखेंगे तो गरीबी हटाने के नाम पे, गरीबों की सेवा के नाम पे कितना बजट सरकार लेके आई और कितना बजट खर्च किया गया, लेकिन हुआ क्या। चलिए, लेकिन अब न्यूनतम आमदनी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। ये कैसे होगा, क्या होगा, भाजपा को इस पे डाउट है। अरुण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बीजेपी को डाउट है। अभी रविशंकर प्रसाद साहब का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि
विपक्ष की और पार्टियां जिस तरह से अन्य मुद्दों को लेकर के गंभीरता दिखाई, उसी तरह से राहुल गांधी का ये भी पपेट शो होगा। देखिए, उनकी प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक और सहज है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक, कार्ड, ये सब जो बातें हैं इलेक्शन से पहले होती हैं, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं या मानव अधिकार से रिलेटेड जो भी अधिकार हैं, उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। वो चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, मतलब ऐसे ये महात्मा गांधी नरेगा का प्रोग्राम हो जिससे मिनिमम 100 दिन का रोजगार एक गरीब आदमी को मिले। तो ये अचानक कोई ऐसा विचार नहीं है, ये एक श्रृंखला है जो लगातार कांग्रेस ने चलाई है और उसी क्रम में ये राहुल जी ने जो नया विचार रखा है, इसको मैं बहुत नया नहीं कहूंगा, ये विश्व के दूसरे देशों में कई जगह चल भी रहा है, फ्रांस में है, फिनलैंड में है। एक्चुअली तो ये 1796 में, इतना पुराना है ये। थॉमस प्रेन एक समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने पहली बार कॉइन किया कि एक मिनिमम इनकम गारंटी गरीब से गरीब आदमी को होनी चाहिए। वो बाद में इवॉल्व होता रहा, उसके कई मॉडल डेवलप हुए। इवन भारत में भी ये तेलंगाना में कुछ गांवों के समूह लिए यूनिसेफ ने, और ये 2011-2012 में एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया जहां उन्होंने लगभग 2000 रुपए पर फैमिली को उस जमाने में दिए और उसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव थे। तो ऐसा नहीं है ये बहुत अचानक सामने आया है, लेकिन अचानक जो चीज सामने आई है वो ये है। यूं तो भारत में ये पुराना किस्सा है कि अमीर और गरीब की बहुत गहरी खाई रही है, ये भी अगेन कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में ये खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, ऊपर के 20-30 व्यापारिक घरानों में देश की जीडीपी का करीब 59% जो हिस्सा है वो उन लोगों के पास है। और इन 5 सालों में बहुत विजिबल है ये कि गरीब और गरीब हो गया है, किसान और संकट में है। लेकिन अरुण जी, एक बात यहाँ टोकना चाहूंगा आपको, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अधिकार वास्तव में क्यों नहीं मिला कि कोई व्यक्ति अपने 100 दिन के मनरेगा का राइट दिया, चलिए ठीक है, जो राहुल गांधी बता रहे हैं कि तीसरी बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं हम, राइट टू इंफॉर्मेशन का भी एक हुआ कि ट्रांसपेरेंसी से हो सकती है अगर सही मायने में इसकी वो, बस ये कि इस पे कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि साहब कुछ ब्लैकमेलर्स के हाथ में भी जा रहे हैं, पर आई डोंट नो अगर आप क्लियर हैं तो ब्लैकमेलर भी उसका क्या कर लेंगे। अब एक नई बात ये लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आजादी के इतने साल बाद इस बात को महसूस तो किया जाने लगा है कि वास्तव में एक न्यूनतम मजदूरी तो होनी चाहिए, न्यूनतम आमदनी तो होनी चाहिए कि कितना पैसा किसी को मिलना चाहिए। इस पर अब तक एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने कहा ना, ये समय समय पर चीजें हुई हैं, उनके नाम शायद ये ना हो। जैसे इवन महानरेगा ये जो योजना थी, वो एक रूप में उस जो आखिरी सिरे पे आदमी खड़ा है देश के समाज के, उसको कुछ मदद पहुंचाने का ही इरादे से वो योजना शुरू की गई थी। शुरू में उसके लिए भी ऐसे ही कहा जाता था कि ये हो नहीं सकता, इससे निकम्मे आदमी बनेंगे। और यहां तक आप रिकॉर्ड पे है, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि मैं इतना कच्चा राजनीतिज्ञ नहीं हूं कि महानरेगा को बंद कर दूंगा, मैं इसको आपकी फेल्योर के स्मारक के तौर पे जिंदा रखूंगा। हालांकि वो बहुत अच्छी बात है कि उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसको जारी रखना है। विद रिजल्ट उन्होंने इसका फंड भी डबल किया और सही माना इसको। जी, मैं लौटूंगा अब आपके पास में। शिवशन जी, साहू साहब हमारे साथ में। साहू साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ लोग इसे
राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं कि यही सब चीजें बजट के दरमियान बीजेपी करना चाहती थी, लेकिन झपट्टा पहले ही राहुल गांधी ने मार लिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की अपनी सोच हो सकती है, बीजेपी को जो करना है वो बीजेपी करेगी। उसकी जो विचारधारा के मुताबिक जो किसानों की आय जो दोगुनी करने का उनका पहले से ही जो है दृढ़ संकल्प रहा है, उस लक्ष्य में निश्चित रूप से बजट में किसानों के लिए कुछ आने जा रहा है। लेकिन जैसा राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके से जल्दबाजी में एक स्टेटमेंट दे दिया बिना सोचे समझे कि हमने पहले स्टेटमेंट दिया, उनका क्या हुआ? आपका वो 3500 रुपए बेरोजगारों को जो है मासिक देने वाला किसी आपके प्रांत में दे रहे हैं क्या? कहीं नजर नहीं आ रहा। आपका 10 दिन में किसानों की ऋण माफ करने वाला जो राहुल जी ने ही घोषणा की थी वो सारा फेल हो गया, कल भी की गई। आज भी पूरे किसान जो है पूरे जो है राजस्थान में और अन्य स्टेट में जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिना सोचे समझे योजना की जो बात करते हैं वो कुछ नहीं है। अगर राहुल जी को वास्तव में ही गरीबी मिटानी होती, किसान के प्रति हमदर्दी होती, तो 1971 में जो इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, वो जितने भी कांग्रेस शासनकाल आए उसमें बढ़ी है। गरीबी हटानी है तो किसान सबसे बड़ा तबका है, जो हिंदुस्तान का 85% लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान और खेती से जुड़े हुए हैं। आज तक कांग्रेस की एक भी योजना ऐसी नहीं आई जिससे किसान की आय जो है बढ़ गई हो या उसकी न्यूनतम कोई तय हो गई हो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा राजस्थान का। राजस्थान में ये नई कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हालात ये कि किसानों का मंडी में अनाज पड़ा है, वो किसान के जो समर्थन मूल्य केंद्र है उन पर तुल नहीं रहा है, तुल गया, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी योजना वो सारभूत होनी चाहिए, किसान को सीधा लाभ देने वाली होनी चाहिए, गरीब के लिए भी होनी चाहिए। तो करें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा नहीं उनका किसान के सामने संकट 1-1.5 महीने से हुआ। किसान के सामने संकट 1-1.5 महीने से नहीं हुआ। निश्चित रूप से किसान के सामने संकट जो है सदियों से रहा है, और उसमें 58 साल जो है कांग्रेस शासन के कारण इस स्थिति में पहुंच गया किसान कि वो ऊपर नहीं पाया। बीजेपी ने कोशिश की, जहां समर्थन मूल्य जो है 10-10, 15-15, 20-20 रुपए बढ़ा करता था एक क्विंटल पर, उसको हमने 1.5 गुना तक बढ़ाया, उसकी व्यवस्था भी की हमने। मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, ये मैं कांग्रेस के साथियों से भी पूछता हूं कि अभी स्थिति क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, स्पोक्स पर्सन, उनको अपने किए पर कम विश्वास है, सामने वाले के अगर फेलियर कोई पॉइंट है तो उसमें ज्यादा भरोसा रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बीजेपी से पूछा जाता है कि 5 साल में मोदी साहब को सफिशिएंट टाइम मिला था, उन्होंने कहा था कि भाई 60 महीने मुझे दीजिए, जनता ने 60 महीने उनको दिए हैं, चले कुछ महीने बाकी हैं, 2-4-5 महीने वो भी पूरे हो जाएंगे। तो ये बात अगर कहीं कोई कमी रही है, किसी को लगता है, तो उसका जवाब ये होता है कि 58 साल 60 साल में कांग्रेस का हिसाब मांगी। निश्चित रूप से बीजेपी का लक्ष्य रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है आम आदमी तक पहुंचे, अंत्योदय की भावनाओं से लेके काम किया है। और अगर निष्पक्ष भाव से कोई कांग्रेसी गांव में जाकर के देखे या अपने शहर के ही गली और मोहल्ले को देखे, तो ये सामने परिलक्षित होता है। आज गांव में गौरव पथ के नाम से सड़कें साफ नजर आ रही हैं। आज गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के हर गांव में 50-60, 100 मकान जो है सामने नजर आ रहे हैं। आज गांव की स्कूलों में सब में अध्यापक नजर आ रहे हैं, स्कूल व्यवस्था नजर आ रही है। मैं आज वही कह रहा हूं, सारी सड़कें जो है हुई है। होना यही चाहिए कि जो आपने किया है जी वो बताया जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी हो क्या रहा है कि आप पूछिए कि साहब आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, गरीबी के लिए क्या किया, तो वो चीजें सब बाद में बताई जाती हैं, जब याद दिलाया जाता है कि नहीं साहब आप अपनी बात कहिए। कहा यहां से शुरू जाता है कि 58 साल देश के अंदर कांग्रेस ने हुकूमत की है, उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने कुछ नहीं किया, जब ही तो आपको चुना। तो जवाब ये क्यों दिया जाता है बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस में? अगर आज स्टेट में किसी में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उससे पूछा जाता है कि आपके उसका क्या हुआ, कि पूर्ववर्ती सरकार का हिसाब पूछना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जो मेरा सवाल था वो यही है, अरुण जी से भी आपसे भी, कि अपने विकास के एजेंडे से ज्यादा आप लोगों को भरोसा यह है कि सामने वाले के फेलियर पॉइंट को हम बुनाएं। ऐसा नहीं है, सामने वाला फेलियर पॉइंट होने से जो हम विकास करना चाहते हैं उसकी गति रुकती है। मैं उदाहरण देके रहूं कि राजस्थान में पूरे जब है बीजेपी का शासन आया, सड़कों की ऐसी बदतर हालत थी कि हम नई सड़क बनाने के बजाय पहले तो उनको रिपेयर कर पाए, फिर कुछ जो है सड़कें हमने तैयार की। शिक्षा में ताले लग गए थे, वो सारी स्थिति थी। गरीबों की हालत यह थी कि आप लिमिटेड ब्रांड के कुछ दवाइयां देकर के कह रहे थे हम निःशुल्क दवा दे रहे हैं,
लेकिन उनकी जांच की व्यवस्था नहीं थी। गरीब को जो गंभीर बीमारियों में व्यवस्था नहीं थी, तो हमने 3 लाख तक की व्यवस्था की कि गंभीर बीमारियों में 3 लाख तक का खर्चा सरकार वहन करेगी। इसी तरीके से किसान को जो है खाद बीज नहीं मिल रही थी, किसान को खाद बीज नहीं मिलना कांग्रेस की कल्चर में था। जब जब कांग्रेस आई ब्लैकमेल हुआ हमेशा खाद बीज का। गरीब के घर में देखा चूल्हे में माता और बहनों की आंखें फूट रही थी, धुएं में थी, उनकी पीड़ा को समझा, हमने उनको दिया। चलिए, मैं इस वजह से किसान की फेल्यूर के कारण जो है हमें बहुत जोर आ रहा है। आप दोनों के पास में भी मैं आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ पूनम चंद जी भंडारी साहब जुड़ गए हैं। भंडारी साहब, आपने सुना न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को होनी भी चाहिए। ये बात तो सही है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि आप भी लगा सकते हैं कि साहब जब न्यूनतम मजदूरी इतनी है तो एक व्यक्ति को 3,000, 4,000, 2,500 रुपए क्यों मिलते हैं। ये तो बिल्कुल एक अपना संवैधानिक अधिकार भी है कि किसी के लिए लड़ाई भी, क्यों संविधान हमें यह भी अधिकार देता है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो आप दूसरे हितों के लिए भी लड़ सकते हैं। और आई थिंक 24 बिल्कुल जो हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, वो धारा बाकायदा हमें ये अधिकार भी देती है अगर आपको कहीं लगती है कि अन्याय हो रहा है तो आप उसके लिए खड़े भी हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। या आपकी ड्यूटी अभिव्यक्ति इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो यहां पे जो भी देख रहे हैं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ही इसे चाहे मास्टर स्ट्रोक समझे या फिर पासा फेंकना समझे या फिर चौसर में सामने वाले को मात देने की बात कही जाए, कुछ भी कह सकते हैं आप अपने अंदाज में। लेकिन फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस, दिल्ली में आप लोग भी बड़ी बड़ी चीजें फेंकी जा रही हैं, तो जनता चुनाव के वक्त ही फेंकी जाने वाली चीजों का भरोसा क्यों करे। देखिए, कुछ समय से ही हो गया। पहले तो क्या होता था कि कुछ वादे किए जाते थे, उनमें कुछ निभाए जाते थे। पिछली बार 2014 में मोदी ने इतने वादे कर लिए, 15 लाख खाते में रहेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, गाय का मांस का एक्सपोर्ट वो बंद हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये सारे इतने वादे कर लिए उन्होंने। वादे करने से क्या है, जब वादे करते जोश से तो जनता उस आधार पर वोट देती है। तो कांग्रेस ने देखा कि इनको वोट मिल गया है, तो इस आधार पर राहुल गांधी भी वादे करना चाहते हैं। बात ये ये दिल्ली में हमने वादे किए थे, हमने वादे निभाए। पूरे देश के अंदर मैं आज भी चैलेंज से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे देश में एकमात्र दिल्ली सरकार है केजरीवाल जी की, जिन्होंने जो वादे किए थे वादे पूरे किए हैं उन्होंने। पानी के दाम फ्री का फ्री करूंगा, फ्री कर दिया। बिजली दाम आधे आधे कर दिए हैं। मेडिकल देख लीजिए, आपके जबर सुविधाएं वहां पर है। सरकारी स्कूलों को बढ़िया कर दिया उन्होंने। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 8% ज्यादा है प्राइवेट स्कूलों से। अब हाल ही हो गया, प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके वहां भर्ती करा रहे हैं। जहां प्राइवेट स्कूल फीस में लूट रहे थे, 20% फीस उन्होंने कम कराई है। तो जो वादे करके निभाते हैं जनता उनको देखती है। लेकिन अब आजकल ये हो गया, इतने वादे कर लो कि जनता राजी हो जाए। अब जैसे वादा किया था मोदी जी ने, 22 में इनकी किसानों की जो है ना आमदनी डबल कर दूंगा। अरे 22 में तो अपने आप ही डबल हो जाएगी, तो महंगा लगातार बढ़ती है तो वैसे ही डबल हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के वादे, मकान सबको मिल जाएंगे 22 तक सबको मकान देने थे। तो मोदी जी बता दो अब तक कितने दे दिए, तो मालूम पड़ेगा हाँ भाई इतने कर दिए आपने। तो क्या है कि चक्कर ये है कि जनता वादों में उलझ जाती है और उस फेरे में आकर के और वोट दे देती है। इससे वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे भी गडकरी ने कहा ही है ना ये कि ऐसे वादे मत करो जो निभाए ना जाए। उनका इशारा मोदी तरफ भी है तो कांग्रेस तरफ भी है। मोदी को कह दिया उन्होंने कि आपने जो वादे किए तो निभाए नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कही थी उन्होंने कि जब हारते हो जीतते हो तो सेहरा अपने सर बांधते हो, तो हारने वाला सेहरा ही बांधो आप। तो प्रश्न ये हो रहा है ये कि जनता की नब्ज को समझा जा रहा है, लेकिन जनता का कोई लाभ नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे साथी कह रहे थे, भाजपा के कह रहे थे किसानों को 58 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई 18 साल सरकार राजस्थान में आपकी है सर, 18 साल से 6 साल वाजपेयी सरकार केंद्र में रही थी, तो सारी सरकार आपकी रही है। ये दोष बताए उन्होंने क्या किया, दोष नहीं भाई, ये बताइए हम ही करेंगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ किया, कांग्रेस ने किया नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आप उन किसानों को लेके आओ, बताओ कि इनको नहीं मिल रहा है, काम करो ना, टीवी पे अगर कह देना या अखबार में कह देना। भंडारी साहब अभी अखबार में सुन रहा है उसका हिमाचल का। अरे मैं कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ आप जाकर के गाँव जाकर के इन किसानों को ढूंढो, अगर नहीं हो रहा तो बताओ ना करके। तो कह रहा है मतलब अपन क्या है, हम सब मिल करके उसको प्रॉब्लम सॉल्व करें, ना कि किसी की बेइज्जती के साथ आप नहीं कर पाओगे, आप कैसे कर दोगे, आप ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं। सत्ता में आने के लिए नहीं, बताएं कि इनकी समस्या हो रही है, मिलिए उनसे, सीएम कांग्रेस से मिलिए, बैठिए, बात करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। मैं कह रहा हूं आज तक मोदी ने सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई, चाहे राम मंदिर हो कोई और मुद्दा हो, बैठो और तय करो ना वे अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हम तो क्या सोचते हैं, सामने वाला गलती करे, गलती पकड़े, सत्ता में आने, बस ये सत्ता में आने का जो ये लालच है, ये सत्ता का जो सुख भोगते हैं,
लेकिन भंडारी साहब, ये है पहल केवल नरेंद्र मोदी करें या राजनीतिक दलों को, सभी को, जहां पे सभी गवर्नमेंट है, ये बड़प्पन सब नहीं, हमने दिल्ली में देखिए, हमने दिल्ली में 3 MLA इनके, फिर भी हमने विपक्ष का नेता बनाया है। इनके 44 MP होने के बाद भी मोदी ने विपक्ष का नेता का दर्जा नहीं दिया है हेगड़े साहब को। तो हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, बैठा रहे, बैठो बात करो, आइए बताइए। देखिए काम करते हैं तो कमियां होती है, मिलकर सुधारें, मिलकर देश को बनाएं तो ये हो जाएगा। ये सारे काम हो सकते हैं। ये और सवाल ये मैंने आपको बताया बार बार में, चुनाव कैसे जीतना है, कैसे पैसा खर्च करना है, कितनी रैलियों में पैसा बर्बाद किया रहा है, पब्लिक का पैसा, ये हमारा पैसा ही है। रैलियों में बर्बाद कर रहे हो आप, मतलब बाहर विदेश में घूम करके हजारों करोड़ आपने वहां खर्च कर दिए, बड़ी बड़ी रैलियां करके लोगों को बुला बुला करके क्या संदेश देना चाहते हो? इतने टीवी मीडिया है, आप इनमें ऐड दे दो, बजाय वहां जाकर के करने के ऐड दे दो, प्रदूषण भी नहीं होगा और सारी बात जनता सुन लेगी। आप क्या, आजकल तो लोग बड़ी डिबेट सुनते हैं, आपकी डिबेट सुनते हैं आराम से, यहां भी कह सकते हो। तो मैं कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से भी, एडवर्टाइजमेंट करके भी, और इस प्रकार के जो ये सामयिक विषय होते हैं इनमें आप चर्चा भी करते हो, उसके माध्यम से आप जनता को बता सकते हो। आप ये मन की बात वैसे सुनते नहीं हो। अगर देखिए मोदी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करी क्या, मुझे तो आज तक कोई बता दिया करके। 56 इंच का सीना कहते हैं ये, 56 इंच के सीने वालों, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीने का क्या मतलब है? नहीं, जो आप कहते हो, मैं तो मतलब सीने बताया ना ये कि देश वो चाहते इतना जबरदस्त सीना मेरा 10 सर काट के भेज दूंगा, एक भेजा नहीं, बल्कि पाकिस्तान जाके उनकी माँ के पैर और छू के आ जाकर। लेकिन आपको सर्जिकल बहुत बनी हुई है। मैंने बहुत सर्जिकल बात करी है, मैंने वीडियो की बात करी है उनका। इलेक्शन के दौरान जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, हाँ, आनंद फानंद में कुछ भी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जनता भरोसा क्यों करेगी? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या चाहिए, या तो सारी पार्टी को मिलकर एक कानून बनाया गया कि साहब जब जो वादे करेगा, अगर वादे ना वो निभाए, हाँ उसको आयोग घोषित कर दिया है और ठगी मान लिया, दो चीज कर दिया है तो सुधरेंगे। लेकिन सवाल ये है, ऐसा कानून मिलकर बनाएंगे क्या? आपने देखा नहीं क्या मोदी जी ने सरकार PC एक्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट किया है इन्होंने, और इन्होंने साथ दिया उनका। उन्होंने अमेंड कर दिया कि सरकारी कर्मचारी यदि भ्रष्ट पाया जाए, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, अरेस्ट नहीं कर सकते, 90 दिन के अंदर सरकार अनुमति देगी तो करोगे, अनुमति नहीं देगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये तो मिलकर ये करना चाहते हैं, उसके अंदर सब राजी है, अपने वेतन भत्ते बढ़ाने में सब राजी है, क्रिमिनल केस के अंदर सब राजी है कि आपने नहीं छोड़ी। सवाल ये है, आपने सवाल ये है, आपने CBI रात को 3 बजे ट्रांसफर कर रही है। देश के इतिहास में मैं तो पूरे वर्ल्ड में कभी सुना नहीं, रात को 3 बजे ट्रांसफर करते हो एक बात समझ आती है, लेकिन दूसरे को डायरेक्ट अपॉइंट करते हो और वो हैंड टू हैंड ट्रांसफर करता है, उसको मतलब ये बड़ा आश्चर्य बात हो रही है। लेकिन ये तो सभी स्टेट्स में है, ट्रांसफर का जो मुहूर्त है नहीं, इस प्रकार से नहीं होता। कांग्रेस की लिस्ट निकली नहीं, इस प्रकार, लेकिन उसको हटा दिया, उससे हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर दिए। ये पहली बार देख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 22 MLA थे, उनको अयोग्य घोषित कैसे कर दिया? चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर हो गए, सुनवाई साहब नए मेंबर बन गए, सुनवाई के लिए मुकर्रर तय था और आपने उसको डिसाइड कर दिया करके। इस प्रकार जब ये करते हैं तो संस्थाओं पर शक उत्पन्न होता है। जिस तरह ये कर रहे हैं, इन संस्थाओं को मैं कहूं जिंदा रहने दीजिए, संस्थाओं पे मत करिए आप। CBI का क्या हाल कर दिया, लोगों को कितना विश्वास CBI पे होता था। देश का हर नागरिक की समस्या हो वो कहता CBI जांच करो मेरी, क्यों CBI पे विश्वास होता था। लेकिन जिस तरह CBI कर रहे हैं, जिस तरह नाटक कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। मैं दोनों बैठे हुए हैं, हम सब बैठ करके, मैं तो कह रहा हूँ आप बुलाइए, सर्वदलीय बैठक करो और डिसाइड करो। और ये ना 30 को किसानों को कैसे किसानों का कर्जा कैसे माफ किया जाए, कैसे उनको किया जाए, और ये राजस्थान की बात करना बंदो। और ये भी देखें कि हम इनका भविष्य कैसे सुधार सकते हैं। जो कर्जा माफी हमेशा का सॉल्यूशन नहीं है, इससे तो बल्कि और गड़बड़ होती है। मैं तो कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं कहते, कोई क्वेश्चन क्यों उठाते हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से चुकाया है पैसा, उनको भी दे दो ना, 25% 50% दे दो ना, कि आपने ईमानदार चुकाया है, आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे और साथ में ये आपको और देते हैं। ये करो ना भी है, एक आदमी ईमानदार करेगा। अब तो लोग देते लोन ले लूं, मैंने गलती कर दी कि मैं डिफॉल्टर नहीं बना, क्योंकि अभी जो लोन माफ हो रहे हैं, जो मुझे जानकारी हुई है, जिन्होंने डिफॉल्टर है उनके तो लोन माफ हो गए, जो डिफॉल्टर नहीं है उनके लोन माफ नहीं कर रहे हैं। सरकार इसमें कुछ क्लियर भी किया है उन्होंने कि जो डिफॉल्टर नहीं है, समय पर अपनी ईमानदारी के साथ में जिन्होंने पैसे दिए, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दो आप, और साथ में उनको उतना ही बेनिफिट, उनको भी 2 लाख का बेनिफिट दो ना। जब सभी तो मिलेगा उनको, जो अगर पैसे किसी ने जमा भी कर, जो मैं मतलब कोई वो नहीं है, अभी मैंने तो जो चर्चा सुनाई जा रही है वो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। अभी सुना नहीं स्टेटमेंट मैंने, ये कांग्रेस का प्रवक्ता साहब बताते हैं ऐसा स्टेटमेंट कि उनको भी 2 लाख का फायदा दें, जो जमा कर वापस दें उनको। सीएम इस बात को लेकर के क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि ये बात सही है कि आप रास्ते दिखा रहे हो किसी को भी पैसे नहीं देने के, क्योंकि हर बार यही होगा कि जब अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा लोग पैसे जमा नहीं। मैं हर बार ये देख रहा हूँ, जैसे मान लीज अमाउंट है और अमाउंट जो भी अमाउंट है, जो व्यक्ति ईमानदारी जमा कराया तो वो तो बेवकूफ हो गया, और जो ईमानदारी जमा नहीं कराता है, नहीं कराता वो फायदा रहता है। चलिए अरुण जी,
अभी साहू साहब ने जो एक बात कही कि घोषणाओं का क्या होता है, राहुल गांधी जी को करना क्या है, पहले भी जिस तरह के अनाउंसमेंट किए उन राज्यों के अंदर कुछ कर नहीं पाए। इन्होंने कहा कि जैसे 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इलेक्शन के दरमियान, ये एक कोइंसिडेंट समझिए या कोई ऐसा अवसर रहा कि जो 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की घोषणा की थी राहुल गांधी ने, वो छत्तीसगढ़ से शुरू की थी। एक बार फिर न्यूनतम आमदनी की जो बात कही है वो भी छत्तीसगढ़ से ही कही है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि एक बड़ा दाव खेला जा रहा है इस माध्यम से। लेकिन ये सब चीजें होनी क्या चाहिए, क्यों होनी क्यों चाहिए ये सब चीजें? आदमी को मजबूत बनाने के आज भी हमें वो मादा नहीं रहा सरकारों में कि वास्तव में किसी को हम कैपेबल कर सकें, खड़ा कर सकें। देखिए, आप कह रहे हैं साहू जी ने कहा है कि सिर्फ घोषणा करते हैं। साहू जी इतने सीनियर आदमी हैं, मैंने उदाहरण देके बताया, और खुद की पार्टी को जानते हैं। तो घोषणाओं का जो हिमालय वाला रूप है वो तो सिर्फ 2014 से शुरू हुआ है। कभी भी इस साइज की घोषणाएं मैंने तो सुनी नहीं जो आपको सुनते ही लगता हो कि ये कैसे होगा यार, ये नहीं होगा। चलो, भारत के समझदार लोग तो शायद समझ गए होंगे कि 15 लाख वाली, देखो 15 लाख मैं कह देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, उदाहरण देके बताया था कि अगर वो पैसे को जो है आ जाए तो उसको बांटो। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको जिस तरीके से आप कहना चाह रहे हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंसान बता दीजिए कि एक आओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना पैसा ब्लैक मनी भंडारी साहब, आप बोलिए, कह रहा था, मैं निकाल में बता दूंगा। तो घोषणाओं की जो बुलंदी थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार के लिए 100 दिन में अदालत, विशेष अदालत लगा दी जाएंगी और वो फटाफट फैसला करेंगी, लोकपाल आ जाएगा। अरुण जी, आपके जवाब को मैं रेगुलर रखूंगा। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी के उस अनाउंसमेंट के साथ जो रायपुर से उन्होंने किया और जिसमें कहा कि न्यूनतम आमदनी की हम गारंटी देते हैं, 2019 में एक बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं जो किसी भी मुल्क में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले हम रोजगार के लिए मनरेगा लेकर के आए, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के लिए हम राइट टू इंफॉर्मेशन, और अब हम लेने जा रहे हैं एक नया फैसला जो कि हम न्यूनतम आमदनी किसी भी गरीब को मिले, उसके खाते में वो पैसा जाए। सरकार भी लेके आ रही है किसानों के लिए, गरीबों के लिए कुछ इस तरह की योजनाएं। लेकिन कहा जा रहा है कि बजट में जो घोषणाएं करने जा रही है एनडीए गवर्नमेंट, उससे ठीक पहले ही राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरुण जी, साहू साहब ने भी कही और भंडारी साहब ने भी एक बात कही। साहू साहब का तो सीधा आप लोगों पे अटैक है कि राहुल गांधी जी ये सब चीजें जो क्योंकि करना नहीं है, घोषणाएं करनी है, और जिस दिशा में काम कर रही है वर्तमान सरकार, चाहे वो गांवों में घर बनाने की बात हो, शहरों में भी घर बनाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या किसानों के लिए बात हो, लेकिन बचाव के लिए फिर एक बार कहा जाता है कि 58 साल आप लोगों ने देश में शासन किया है और मिला क्या? लेकिन देखिए सर, मैं अपन वहीं थे कि जहां तक घोषणाओं का सवाल है जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 से ही प्रणाम करते हैं कि जिस साइज की घोषणा वो करते हैं हम कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आप उनकी नकल करना चाहते हैं। हम कभी नहीं कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं सर, पूरा सेंटेंस ये। और आप हमारा इतिहास देख लीजिए, बीच में हमारे कुछ दिन अगर खराब चले गए, अच्छे दिन नहीं थे, उससे इतिहास नहीं मिट जाता है। कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट इतिहास है। मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि सारे जन कल्याणकारी फैसले, मतलब हमसे काफी लोग नाराज भी हो गए। काफी कॉरपोरेट घराने 2014 में हमसे इसलिए विमुक्त थे कि हम ये महानरेगा और ऐसी योजनाएं लाते थे। उनको लगता था ये वेस्टेज ऑफ मनी है और इससे औद्योगिक क्रांति नहीं होगी। ये उनका बड़ा दृढ़ विचार था। विद द रिजल्ट उन्होंने मोदी जी को काफी सपोर्ट भी किया, आप सब जानते हैं।
मैं ये कह रहा हूं सर कि ये घोषणाओं की बात छोड़ दीजिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं बार बार कि ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है, हमारा इतिहास है, हमने जो कहा है वो किया है। और ये वाला मिनिमम जो इनकम की गारंटी है वो आप हुआ माने, अगर सरकार कांग्रेस की बनती है जिसकी बड़ी प्रबल संभावना है, तो ये पक्का उसी तरह आ जाएगा जैसे नरेगा आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू फूड आया। ये मतलब कोई कपोल कल्पित बातें नहीं चल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कह रहा हूं सर कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना सुनहरा अवसर गंवाया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल्पना भी नहीं। इतना शानदार अवसर था, इतना मजबूत मैंडेट था जो पिछले 30 साल किसी भी सरकार को नहीं मिला है। और फिर भी उन गठबंधनों की सरकारों ने भी बड़े मजबूत फैसले लिए जो देश के हित में रहे। आप देखिए वो चाहे इकोनॉमिक लिबरेशन के फैसले हों या जो भी जनहित के फैसले हों, वो गठबंधन की सरकारों ने लिए। और जो पिछले 30 साल की सबसे मजबूत सरकार थी, उसने पिछले 5 सालों में 4-5 काम ही बहुत मन से किए। आप कहें तो मैं गिना सकता हूं उनको। एक काम जैसे प्रधानमंत्री जी ने किया, काम नहीं कहूंगा मैं, उनने 2 शौक और 2 काम बड़े मन से किए। नोटबंदी एक पहला काम जो उनने बड़े शौक से किया है, जिनको उनकी हॉबी में शामिल है, वो है चुनावी सभाओं को भाषण देने की। उनकी हॉबी है। आप देख लीजिए, 5 साल का हिसाब लगा लीजिए, एक मैराथन अभियान है। इतना बड़ा देश है, हर राज्य में कभी न कभी कोई इलेक्शन होता है। मोदी जी 100% वहां पहुंचते हैं, 20-20 रैलियां करते हैं। अब तो स्कूल के बच्चों को डर है कि कोई मॉनिटर का इलेक्शन हो और प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच जाए। भाई और बहनों, आप देश का भविष्य है। उस लेवल पे, मतलब पहले भी प्रधानमंत्री हुए इस देश ने देखे हैं, टोकन के तौर पे 1 या 2 रैलियों में किसी स्टेट इलेक्शन में जाते थे। अब आपने देखा है ये ट्रेंड पिछले 5 साल में 10-10 दिन, 20-20 दिन, 20 कैबिनेट मिनिस्टर, 40 MP, मतलब कारपेट बम्बिंग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अरुण जी, ये पहली मर्तबा नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। यूपीए गवर्नमेंट के वक्त भी आपके वहां से मंत्रियों को भेजा गया। सोनिया जी स्वास्थ्य कारणों से कम घूम पाई हैं। अगर आपको लगता है ये बराबर की बातें हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, मैं आपको बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं कि वास्तव में हमारे यहाँ जो डिग्निटी होनी चाहिए थी वो कम होती जा रही है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो सरकार का डेकोरम है उसे मेंटेन करना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए कि ठीक है, पार्टी के लोकल जो वर्कर्स हैं, वहां के लीडरशिप है, उस पर भरोसा है, संगठन के लोग जाने चाहिए। लेकिन पर ये एक बार अगर आज कहेंगे तो जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि हमारी एक लाइन होनी क्या चाहिए कि हम जहां तक सब लोग उसे फॉलो कर सकें, उसके बाहर कोई ना जाए, ताकि एक हमारा डेकोरम है वो भी बना रहे। अब मुझे जय दीजिए वो मैं 4 महत्वपूर्ण काम गिना सकूं भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 पहले आप तो अपने गिना दीजिए ना, आपके राहुल गांधी जी को लेकर जो वादे किए वादों का क्या हुआ? हमारी बारी आएगी हम गिनाएंगे। नहीं गिना, आप तो ये बता दीजिए, आपने किसानों का ऋण प्रमाण पत्र दे दिया क्या? एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाइए। भरोसे आप 3500 रुपए में एक युवक को दिए, वो तो दिखाइए। गंभीर चर्चा में आप मजाक नहीं करें। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप नई सरकार के इतने वेग से हिसाब मांग सकते हैं तो हमको तो हक है ना सर 5 साल का हिसाब मांगने का। की सरकार का आपके 58 साल से 5 साल की तुलना करोगे तो आपसे 5 गुना विकास मिलेगा देश में। देखिए हर जगह मिलेगा। 58 साल आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई गाली हो। इस देश की गाली नहीं, इस देश का दुर्भाग्य रहा है 58 साल, गाली नहीं रहा। देश के लोग कांग्रेस के कारण एक परिवार को बनाने के लिए, केवल एक परिवार के लिए जो पूरा देश धोखा गया। आप पूरे देश के लोगों से लेकर के अपमान कर रहे हैं, उनकी बुद्धिमानी का अपमान कर रहे हैं। उनकी बदनाम नहीं कर रहा, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ कांग्रेस को कि आपने एक परिवार के लिए पूरे देश के साथ क्या किया, पूरा देश का विकास रोका है, ये सारी जनता ने देखा, तभी तो ये सारा परिवर्तन है। यहाँ अरुण जी सवाल ये है कि चलिए एक पॉलिटिकल बयान अलग बात है कि साहू साहब अपनी बात कर रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन एक आम जनता जो है वो भरोसा राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पे किस तरह से करे, क्यों करे, ये बताइए मुझे। मैं बता रहा हूं आपको, इतिहास है हमारी पार्टी का। यार
आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इतना बड़ा स्टेप हम पहली बार लेने जा रहे हैं। हाँ, बताइए आप। हमारे पास इतिहास है। हाँ? क्या आप देख नहीं रहे हैं महानरेगा को हमने कितनी सीरियसली इंप्लीमेंट किया? जी, देश ने देखा है। ये बड़ी योजना थी, विश्व भर में इसकी चर्चा हुई कि एक सिंगल स्ट्रोक से इतने करोड़ गरीब भारतीयों को आपने उनका जीवन स्तर ऊपर उठा दिया। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन, मतलब बच्चों को पढ़ाई उनका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिलाना कोई कम महत्व की बात नहीं है भारत जैसे देश के लिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, हम लोगों के लिए ये संवेदनशीलता का मामला है। वाकई ये शर्म की बात है कि देश की आजादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई भारतीय परिवार, भारत का नागरिक रात को भूखा सोने को मजबूर हो तो वो कलंक जितनी जल्दी मिटा सकते हैं मिटाना चाहिए। उसको देखते हुए ये घोषणा की है और उसको मास्टर स्ट्रोक कहना या प्योर राजनीति कहना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं। साहु साहब, आपने सुना कि हर कदम पे कांग्रेस का भरोसा है और कांग्रेस काम जो करती है उसका भरोसा अपोजिशन के लोगों का है नहीं है, लेकिन पब्लिक को उसका भरोसा है। राहुल गांधी ने जो कुछ किया कि कोई पहली बार कांग्रेस ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने सुना भी है। मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं। जो जवाब अरुण जी ने दिया है आपके सवाल का, इनडायरेक्टली आपको जो पूछना चाह रहे थे, भाई जनता भरोसा क्यों करे आप पे, आप इंगित कर रहे थे कि 3 राज्यों में जो सरकार अभी बनी है जिसमें अनाउंसमेंट्स थे वो नहीं हो पाए, लेकिन कांग्रेस का जवाब है आपके इस जवाब पे कि 1 महीने में संभव है। ये मैं बहुत बार सुनता हूं कि अनाउंसमेंट के बाद में गलियां निकाली जाती हैं दोनों ही तरफ से कि ये इतनी जल्दी संभव नहीं है। मोदी साहब का जब वक्त था तो 100 दिन का टाइम जब था उस तक कोई हनीमून पीरियड बता रहा था, कोई कह रहा था कि अभी तो आए हैं, फाइलों की मिट्टी झाड़ी जा रही है। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ सिस्टम है। चलिए, समझ में आना चाहिए कि वास्तव में, लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आता है कि हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसकी फंडिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कहां से पैसा आएगा? निश्चित रूप से जब कोई आदमी राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान रखता है और जिसको देश जो है एक राष्ट्रीय नेताओं में शुमार मानती है, ऐसे नेता का वक्तव्य जो है वो किसी बेस पर होना चाहिए। सीधा ये घोषणा कर देना कि हम जो है हर आदमी के आमदनी का स्रोत बढ़ा देंगे। मैं अरुण जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। आप जिस नरेगा की कर रहे हो शायद नरेगा से आप वाकिफ नहीं हो। उस नरेगा में भी जो है आज ये स्थिति बनी है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम मजदूरी जो है, वो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वहां काम नहीं हो पाया। हमने खूब सारे दिए, लेकिन उसमें भी सारी स्थिति कानून का अधिकार तो बना दिया, लेकिन गांव की स्थिति यह है कि वो योजना अब आपकी गवर्नमेंट है। वर्तमान में भी हमने देखा है कि नरेगा गांव में उस रूप में जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं चल रही है। अगर आप 172 रुपए की अगर एक भी पूरे राजस्थान में कलम दिखा दो कि इस मजदूर को 172 रुपए मिले, वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब न्यूनतम मजदूरी से कम में अगर नरेगा चलाते हो तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरीके से आपके कहते हो साहब हमारा तो इतिहास है। किस बात का इतिहास है? आपका इतिहास है तुष्टीकरण का। आपने एक जाति विशेष के तुष्टीकरण के बेस पर काम किया। आपने आम आदमी को देखा ही नहीं। आपने हरित क्रांति का नारा दिया, कहां गई वो हरित क्रांति? कहीं दिखी नहीं हरित क्रांति। आपने किसान को कभी जो है सहारा नहीं दिया। आपने गरीबों की या मजदूरों की या बेरोजगारों की बात कर रहे हो, तो आपने इतने टाइम तक इतने सोर्स पैदा क्यों नहीं कर दिए 57 साल में कि ऐसी स्थिति नहीं आती? अब आप कहते हो साहब आपने 5 साल में आपने क्या किया? हमने 5 साल में एक आधारभूत ढांचा तो तैयार किया। हमने जो है एक कौशल के तहत जो है युवक जो थे उनको इतना कौशल या उनको आईटी सेक्टर में इतना प्रशिक्षण दिया कि वो आगे जाके अपना कोई धंधा तो कर पाएगा। हमने सारी जो है किसान के लिए जो है हमने उसका सॉइल कार्ड बनाया। उसकी जमीन की जो है जांच होगी, जांच होने के बाद पता चले कि मैं क्या बीजूं। हमने राजनीतिक खाद दी जिससे आपके राजनीतिक दलों के साथी हैं। मैं एक बात पढ़ रहा था अभी किसी अखबार के अंदर, 2 तरह की रिपोर्ट्स आती हैं हमारे यहाँ पे। एक रिपोर्ट होती है कि रियलिटी क्या है किसी भी योजना की धरातल पे, उसका इंप्लीमेंटेशन रेशो क्या है। एक होता है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से फाइलों में जाती है कि साहब ये ओके, ये ओडीएफ हो गया या विद्युतीकरण हो गया, यहाँ पे पूरी सड़कें बन गई हैं। जब धरातल पे जाते हैं तो पता लगता है कि यार हुआ तो नहीं, कि साहब हमने स्वीकृत कर दी। स्वीकृति से काम नहीं चलती है। आपने पोल खड़े भी कर दिए, उस पर वायर लगा कि नहीं लगा, उसमें करंट आया कि नहीं आया, वो एक्चुअल
रिपोर्ट होनी चाहिए जिसका फिजिकली वेरिफिकेशन हो, जिसका मुझे लगता है इस देश में बड़ा अभाव है। तो ये भरोसा क्यों किया जाता है? आज भी गरीबी के नाम पे, फिर मैं वापस लौटना चाहूंगा उस मुद्दे पे, अरबों रुपए खर्च किए हैं, अरबों रुपए, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, अरबों रुपए अगर वास्तव में ईमानदारी से उन परिवारों को सीधे योजनाओं को भी 20 से 18 करके पैसे देते तो भी मुझे लग रहा है कि वो एटलीस्ट अपने कच्चे मकान से पक्के मकान में शिफ्ट हो सकते थे। कम से कम कोई उनकी सोच डेवलप होती, रोजी रोटी का संकट नहीं होता, तो दूसरी जगह अपना दिमाग लगाते कि हाँ बच्चों के भविष्य के लिए चले, हमने तो जो जीवन जिया बच्चों का भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ये खामी कहां रही? केवल एक सरकार को लेकर के मैं नहीं कहता हूं, हाँ बात है 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने बड़ा नारा दिया गरीबी हटाओ, उससे बेनिफिट भी मिला, लेकिन ये योजनाओं को ग्राउंड रियलिटी चेक क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि आप लोगों के पास तो सिस्टम अपना खुद का भी पार्टियों के पास में है, बूथ स्तर पे आप लोगों के वर्कर हैं, कभी पूछा जाता है उनसे लाभ देना किसको है? खाली मंत्र देने होते हैं। लाभ देना बड़ी पीड़ा की बात है कि हिंदुस्तान में आज भी गरीबी है। देखिए योगेंद्र जी, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो शिक्षा के माध्यम से चलती हैं। अगर किसी देश के विकास का कोई रास्ता गुजरता है तो या तो खेत खलियान होकर गुजरता है या बेरोजगारी का रास्ता है वो शिक्षा के होकर गुजरता है। हमारी शिक्षा जो है रोजगार उन्मुखी हो तो और बेरोजगारों की संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। इस बात को मोदी जी ने समझा, मोदी जी ने रोजगार उन्मुखी करने के लिए शिक्षा को जो है उस सेक्टर से जोड़ा कि उनको जो है कौशल की दो, उनको तकनीकी शिक्षा भी दो, अलग अलग जो है तरीके की उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेजें खोली। रहा किसान की बात करा तो किसान के लिए भी पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कम समय में रहे, उनका एक सपना था कि भारत को नदियों से जोड़ो, और वो सपना भी धरातल पर चल रहा है। बीजेपी आज भी उस सपने पर विचार कर रही है वो कैसे पूरा हो, लेकिन बहुत बड़ा सपना था। अगर ये नदियों को पूरा हिंदुस्तान उसको जोड़ दे तो किसान की 50% समस्या दूर हो सकती है। एक मैं कहना चाहूंगा कि किसान को ये न्यूनतम आमदनी देने की इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर आप उसकी जितनी फसल है उसकी पहले से कीमत तय कर दो और उस कीमत पर 100% खरीदने की व्यवस्था कर दो तो अपने आप किसान जो है कुछ भी कर लेगा, अपने आर्थिक स्थिति सुधार लेगा। तो ये प्रयोग ये सभी पार्टियों के लिए, इस पार्टी में बीजेपी निश्चित रूप से, इसीलिए तो हमने किसान की आय दुगुनी करने की और समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही। अब वो हमने कहा, लेकिन 100% खरीद की हम भी कहते हैं कि हम किसान की फसल 100% खरीद नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास में है, अवसर मिलेगा तो हम 100% खरीदने का हम भी प्रयास करेंगे। जिस दिन किसान की समर्थन मूल्य तय हो जाएगा, 100% हो जाएगा, किसान उस दिन सुधर जाएगा। सर कई क्रॉप ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, हम प्रतिशत की बात कर रहा हूं, 2 अंकों में भी उस प्रतिशत को नहीं छू पाए हैं, बाजरा भी जिसमें से एक है। अगर 10% तक भी हम खरीद नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए कि वास्तव में गरीब किसान किस पोजीशन में आज। निश्चित रूप से बाजरा जैसी फसल है, इसको भी खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकारों को पूरा प्रयास करना चाहिए। बाजरा हमने खरीद केंद्रों में कुछ खरीदा है लेकिन पूरा नहीं खरीद पाए, हम भी इस बात को मानते हैं। बिल्कुल, अगर बाजरा है, सरसों है, आज अगर कोई समर्थन एमएसपी अगर बढ़ा भी देते हैं जी, ये वैसा ही होगा। स्कूल के अंदर हम देखते थे कि बच्चों के लिए जलेबी यूं लगा दी जाती थी और आप इसको झपट्टा मारे पीछे से हाथ बांध देते थे, कोई बच्चा उस जलेबी तक पहुंच ही नहीं पाता था। अब वो अगर जलेबी बांध दो, लग भी रही है कि जलेबी खानी है, खाएंगे कैसे? आपने तो इतनी ऊंची तो उसको बांध रही, जंप भी नहीं कर सकते। हम उस प्रयास में रहे हैं, हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया, उसका प्रयास भी किया और पीछे के अनुपात में देखोगे तो हमने उससे 20 गुना जो है खरीद की है। हमारे के टाइम में केंद्र जो है पूरे राजस्थान में केंद्र सब जगह रहे, दूसरी स्टेटों का तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन राजस्थान का मुझे नॉलेज है कि हमने तहसील हेडक्वार्टर पर भंडारी साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। भंडारी साहब, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे आपने कहा कि वास्तव में ये तो एक बदलाव होना चाहिए, संविधान में बदलाव हो, और एक मिनिमम गारंटी आप दे ना दें, लेकिन इस बात की गारंटी राजनीतिक दल जरूर दें कि जो हम कह रहे हैं और सत्ता में आए तो ये पूरा होगा, नहीं तो एक तरह से एक ठगी होगी। अपराध स्वरूप इसे एक वो घोषित किया जाना चाहिए कि एक बड़ा अपराध है कि हम जनता के साथ में मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो को पूरा करें। ये अगर नहीं कर पाए, अगर उनको अगर आप अयोग्य घोषित कर दोगे तो मैं कह रहा हूं बड़ा बदलाव रहेगा।
दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या इस बात पे एग्री होंगे, क्या करेंगे ये? जब तो क्या है कि आदमी सोच समझ कर अरे भंडारी साहब, पंजाब में आपने भी ड्रग माफिया से मुक्त पंजाब का घोषणा की थी, और आपको अध्यक्ष ड्रग माफिया निकला, कौन कारण बहुत से इस्तीफा दिया लोगों ने। क्यों मतलब जी झूठ बोल सरकार नहीं बात, सरकार फिर अपन जवाब मांगे। मोदी जी झूठे 15 लाख खतरा है, आज तक खतरा नहीं है, 15 क्या वही तो मिल जा रही है। और आप देखिए क्या कितना लोगों ने धोखा किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा था कि अगर आप कल एसआईटी गठित नहीं करोगे तो कंटेंट नोटिस जारी कर रहे हैं, तो फटाफट उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। उसके बाद एसआईटी आज तक ये नहीं बता रहे हमारे को किन किन लोगों पैसे जमा है, बताओ ना। उस टाइम तो बड़ा हल्ला करते थे ये कि जिनका काला धन जमा हुआ है, अब उनके 650 लोगों के वो लिस्ट बता दो कौन कौन है जिनके पैसे वहां पर है। एक कदम नहीं बढ़ाया, 5 साल पूरे होने वाले हैं, आप देख लीजिए। तो इससे जनता को धोखा देने का काम किया है, जनता के लिए संवेदन। अरे भंडारी साहब, आपने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, आपको अडवाणी अडवाणी तो पे बिठा दिया, अडवाणी हजारे के नाम आपने देख लो। वो अन्ना हजारे ने कहा कि मुझे दिल्ली आती है, दूध है बाहर में जाको। अन्ना हजारे यानी कि 30 तारीख से बैठ रहे हैं वापस। मोदी जी खुद के बेडरूम झाँक लेते, विकास से गुजर रहा था अभी। ये दूसरे बेडरूम झाड़ छोड़ो, खुद काम करके दिखाओ। एक काम नहीं किया, प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है, 18 घंटे सारे करते हैं, सारे करते हैं। कौन प्रधानमंत्री आ गया? इनको तो कपड़े पहनने में 18 घंटे लगते हुए, दिन में 4-4-5 ड्रेस बदलना, विदेश में घूमना, तो काम कब करते हैं? इतनी रैलियां कर लेना, बाहर घूम लेना, तो काम कब किया? मुझे ये समझ आ रही है। और काम क्या किया उन्होंने? जो कानून समझता है उसको तो वित्त मंत्री बना दिया, चुनाव हार के जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया। साहब, आपके एमएलए का क्या हुआ दिल्ली में? दिल्ली में कितने एमएलए आपके जो क्रिमिनल लिख रहे हैं, आप वो भी देखा क्या हमने? मैं बताते कर रहा हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जो वादे किए थे हमने निभाए हैं। कैसे एमएलए लेके आया? जो 350 करोड़ पुल बनना था वो पुल 250 करोड़ बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमने वहां रिश्वत वगैरह बंद कर दी, ये सारी चीज बन गई। हमको तो केंद्र सरकार एक पैसा दे रही है, फिर कैसे काम कर रहे हैं? सिर्फ विल होनी चाहिए। आपके अगर दृढ़निष्ठ है आपके अंदर है तो रहेगा। जैसे अगर राहुल गांधी कह दिया है कि हम कर्जा माफ करेंगे, ये दृढ़निष्ठ 2 महीने मालूम पड़ जाएगा। चुनाव से पहले करेंगे नहीं करेंगे, जनता फिर दिखा देगी। और आप करो तो कैसे करेंगे? चुनाव नहीं, 3 राज्यों में जो उन्होंने अनाउंस। हाँ, अभी 2 महीने है ना, 2 महीने टाइम पड़ाने के बाद अभी कर सकते हैं। 3 राज्यों में लागू कर सकते हैं। आप क्या 3 राज्यों में लागू कर देते हैं, एक प्राइमा फेसी तो आपने भी 50,000 रुपए माफ करने की बात कही थी, वो चुनाव 100% कर दिया। सुनो एक मिनट, चुनाव 6 महीने पहले। हाँ, ये मैंने क्या किया? करके देरी हुई। चुनाव के लिए लॉलीपॉप देना, ये जो फितरत है ना, सब आपने कंप्लीट नहीं किए 2000 करोड़ रुपए के, क्योंकि 6000 करोड़ रुपए अभी भी बकाए हैं। और वो लोन सरकार ने कहा वो भी लोन ले रहे बैंक से। ना, निश्चित रूप से हमने जो कहा है, हमने सारे आंकड़े बढ़ा दिए। अब वो 2000 करोड़ हमने दे दिए, बाकी प्रोसेस में थे। गवर्नमेंट बन जाती हम दे देते, नहीं तो कांग्रेस देगी। वो तो की भी आदेश है, वो कोई बीजेपी का थोड़ा ही, वो सरकार का आदेश है, उसकी पालना होगी। देखिए जी, मैं फिर टॉपिक को वहीं लाता हूं कि ये जो राहुल जी ने कहा है बांटे ना मिनिमम इनकम की गारंटी का, ये इसको कितने बताओ तो सही, क्या दोगे मिनिमम गारंटी में? आपको बता देंगे, मतलब जल्दी में रहते हो। पर मैं आपने वादे किए तो बताओगे, पूरे कर दिए कि आप तो बता दो। कल ही पी चिदम्बरम जी ने भी कहा है ये कि ये हम करेंगे और पैसे का इंतजाम भी इसका पूरा हो जाएगा। एक ये पहले ही शंका ये होती है, आप पैसे कहां से लाओगे? पैसे का इंतजाम हो जाएगा और विद इन 3% फिजिकल डेफिसिट के अंदर ये सारा इंतजाम हो जाएगा। मैं थोड़ी इज्जत उनको देना चाहूंगा, बरसों फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रहने के अलावा इंट्रिकेसी समझते हैं वो। नहीं, इनकी सरकार में रहे, इनकी सरकार में वो मैं कह रहा हूँ, तो वो भी कहीं रह सकते हैं। अब इनके फाइनेंस मिनिस्टर की तरह नहीं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। कल किसी सीबीआई चिंता देश की है, उनके सीबीआई के किसी आदमी का ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की चंद्रा कोचर की एफआईआर लिखवा दी, उसमें वीडियोकॉन के दूध साहब भी मौजूद है। मतलब इन लोगों को चिंता किसकी है? आप देखिए जरा, इतनी दूर से इंटरवीन करके एक ही रात में, वही रात का किस्सा, सीबीआई के उस अफसर का ट्रांसफर कर दिया। किस बात की घबराहट है? ये मेरी समझ से बाहर है। और
अपन वहाँ वो बात अधूरी रह गई। एक ही शौक में दूसरा ये कह रहे हैं कि उसने उस एसपी ने सूचना लीक कर दी थी। अरे लीक कर दिया, उसको। दूसरा मैं कह रहा था, भंडारी जी ने भी उसको टच किया है कि एक पर्यटन का प्रधानमंत्री ने व्यापक काम किया है, जिसको इनमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि विदेशों में हमारी छवि बढ़ गई है। अब इस गलत क्या हुआ है? इस गलत महसूस कर रहे हैं, काम से बढ़ते कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, इस बात का एहसास कराते हैं। विदेशों में भी मोदी जी को अब सीरियसली कोई घर आना नहीं कहता है, जैसे अपन मिल जाते हैं ना रास्ते में। चलिए मैं समय कम है। खैर चलिए, लेवल हुआ अब यह है कि घोषणाएं की जानी चाहिए। जनता के लिए सरकार बनती है, जनता ही बनाती है, लेकिन वादे वही की जानी चाहिए जो हम पूरे कर सकें। महज एक वोट बटोरने के लिए ये नहीं कि उसके मास्टर स्ट्रोक को से मेरा मास्टर स्ट्रोक भारी रहना चाहिए। लेकिन आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों को एक मर्यादा तय करनी होगी, एक लिमिट होगी कि वास्तव में हम कहां तक पब्लिक को इस तरह की स्टेटमेंट दे करके, पब्लिक की अपेक्षाएं को बढ़ा करके वो सब कुछ करना होगा। और दूसरा, देश के ऊपर कर्ज कितना है, क्या वास्तव में हमें फ्री की चीजें, किस काम के बदले हम मिनिमम पैसा देंगे, ये तमाम चीजों की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। जनता के बीच एक बहस का मुद्दा है ये कि राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन बहस का मुद्दा यह भी होना चाहिए कि वास्तव में इस पैसे का इंतजाम कैसा होगा। आज देश के ऊपर 82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये पैसे कुछ ऐसे तो आएंगे नहीं, जनता पर इसका भार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किस तरह से इसकी व्यवस्था बैठेगी। खैर चलिए, योजनाएं अच्छी आनी चाहिए, स्तर सुधरना चाहिए, हर व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड है वो वास्तव में एक मेंटेन हो। हम शुभकामनाएं देते हैं कोई भी विजन लेकर के आए उसकी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि एक धोखा का जो खेल अक्सर जनता के बीच से निकल करके आता वो बंद होना चाहिए। ये तय लेकिन राजनीतिक दल ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खास खबरों से इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।